देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां कट्टरपंथी ताकतें अपने ही इतिहास को आग लगाने पर आमादा नजर आ रही हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी ताकतों ने सत्ता पर तो कब्जा जमाया हुआ है, मगर उनको इस बात की भय सता रहा है कि शेख हसीना वापसी कर सकती हैं। और इसलिए जब शेख हसीना ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वो भड़क गए और प्रतिशोध में शेख मुजीबुर रहमान के इतिहास से घर में तोड़फोड़ की गई, उसमें आग लगा दी गई। शेख हसीना के परिवार के सदस्यों को घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कुछ और नहीं बल्कि यूनुस सरकार की तरफ से अपनी लोकप्रियता पर पर्दा डालने की कोशिश है। जिस तरह शेख हसीना ऑनलाइन संबोधन के जरिए आवाज उठा रही हैं और अपनी पार्टी को एकजुट करने की कोशिशों में हैं, उससे माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में सियासी टकराव बढ़ने वाला है। आज आपको सुलगते बांग्लादेश की एक तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही साथ बात होगी पीओके में आतंकवादियों की साजिश की। पिछले दिनों पीओके में लश्कर और जैश के आतंकियों ने मीटिंग की और उसमें भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए गए। आतंकी साजिश के खिलाफ भारत की क्या है तैयारी, आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, जहां इस वक्त पाकिस्तान के समर्थन वाले कट्टरवादी ताकतों का जो कब्जा है, उनके समर्थन से ही यूनुस सरकार चला रहे हैं। और इन सभी को शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत से तकलीफ है। पिछले साल से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, मगर अब वो एक्टिव हो चुकी हैं। यूनुस सरकार की अलोकप्रियता को देखते हुए वो अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहती हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित कर रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनके ये तेवर ना तो यूनुस सरकार को पसंद आ रहे हैं और ना ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को। इसका नतीजा यह है कि बुधवार की रात भीड़ ने शेख मुजीब के ऐतिहासिक घर पर हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के किसी देश ने शायद ही ऐसा मंजर देखा हो। इतिहास में शायद ही ऐसी त्रासदी हुई हो। नफरत से भरी भीड़ उस निशानी को मिटाने पर आमादा है जो बांग्लादेश के छोटे से इतिहास का सबसे बड़ा सरमाया है, जिसे फूंक दिया गया। वो इमारत बांग्लादेश की आजादी और उसकी लड़ाई का प्रतीक रही। जिस घर की दीवारों पर बांग्लादेश की मुक्ति की दास्तान दर्ज थी, उस घर को उन्मादी भीड़ ने पहले आग के हवाले किया और फिर तोड़फोड़ की। जिस शख्स ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई की अगुवाई की, उसकी तस्वीर पर लाठी डंडे चलते रहे। ये घर जो उनकी यादों का म्यूजियम है, उसकी बची कुची चीजों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया या फिर जला दिया गया। भीड़ उन्मादी नारे लगाती रही और वहीं पास में खड़ी पुलिस की टीम तमाशा देखती रही। न किसी ने रोका, न किसी ने दखलंदाजी की। यकीन कीजिए, ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां कहने को एक सरकार है, मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं और फौज भी है। मगर बुधवार की रात करीब 8 बजे जब तथाकथित छात्रों की भीड़ ने धनमंडी इलाके में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोला, तो उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई गई। और रोकते भी क्यों? ये हमला, ये उपद्रव उसी सियासी एजेंडे का हिस्सा था जिसे यूनुस सरकार कट्टरवादियों के साथ मिलकर अमली जामा पहना रही है। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतें अवामी लीग को कुचल देना चाहती हैं। हालांकि शेख हसीना मुल्क में नहीं है, मगर उनकी आवाज से भी यूनुस और उनके सहयोगी को परेशानी है। बुधवार की रात यही हुआ। रात करीब 9 बजे शेख हसीना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थी।
ये बात बांग्लादेश की कट्टरवादी ताकतों को हजम नहीं हुई। शेख हसीना के भाषण की प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस का ऐलान हुआ और इससे पहले कि शेख हसीना संबोधन शुरू करती, ढाका में बंग बंधु के घर को घेर लिया गया। हालांकि पिछले साल अगस्त में जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था, उसके बाद हुए हंगामे में भी इस घर को निशाना बनाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। मगर इस बार प्रदर्शनकारियों ने जैसे इस घर का वजूद ही मिटा देने का फैसला कर लिया था। ये वही घर है जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान रहा करते थे। यही वो घर है जहां 15 अगस्त 1975 को बंग बंधु, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और कई रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। बाद में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, तब इसे स्मारक संग्रहालय के तौर पर बनाया गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ये बिल्डिंग यूं भी वीरान पड़ी थी और भीड़ के लिए यहाँ पहुँचना आसान था। घर का मेन गेट तोड़कर वो अंदर घुसे, तोड़फोड़, आगजनी शुरू कर दी। शेख हसीना को फांसी देने के नारे लगते रहे। अवामी लीग को बांग्लादेश से बाहर कर देने का ऐलान होता रहा। मगर ये उपद्रव यहीं तक नहीं रहा। ढाका के खुलना इलाके में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल और शेख जेवेल के घर थे। नगर निगम से बुलडोजर मंगाकर दोनों घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सिर्फ भीड़ ने ही नहीं, बल्कि सरकार ने भी सुनियोजित तरीके से शेख मुजीब की निशानियों को मिटाने की हर कोशिश की है। न सिर्फ उनकी मूर्ति तोड़ी गई, बल्कि करेंसी से उनकी तस्वीर हटाने का फैसला हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और उसके समर्थक बांग्लादेश के लोगों के जहन से बंग बंधु की यादों को मिटा देना चाहते हैं, ताकि अवामी लीग की सियासी बुनियाद को खत्म किया जा सके। इस हमले से शेख हसीना भावुक तो जरूर हुई, पर प्रतिरोध का भी ऐलान कर दिया। ऑनलाइन संबोधन में उन्होंने कहा कि एक घर से क्यों डरना, मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूँ। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इतना अपमान क्यों? एक इमारत को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। 5 जनवरी को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़े 6 महीने पूरे हो गए और उन्होंने 6 फरवरी यानी गुरुवार से अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और शेख हसीना के ऊपर दर्ज मामलों के खिलाफ आवामी विरोध मार्च निकालने वाली थी। इसलिए एक दिन पहले शेख हसीना अपने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित भी करने वाली थी। मगर लगता है कि शेख हसीना की आवाज से ही कट्टरपंथी ताकतों को डर लग गया। शेख हसीना के बयान से साफ है कि उनके इरादे कमजोर नहीं पड़े। अब देखना ये है कि बांग्लादेश से दूर रहते हुए वो वहां सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे चला पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े अब 6 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान यूनुस सरकार ने उन पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। शेख हसीना का जो पासपोर्ट है उसको भी रद्द कर दिया गया है और बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है और कहा यह है कि हसीना को 12 फरवरी तक पेश होना होगा। जाहिर सी बात है कि यह सब शेख हसीना को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश है, प्रयास है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनुस और उनके कट्टरवादी समर्थकों को यह आशंका है कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश में सियासी समीकरण को बदल सकती हैं। शायद इसलिए उनके हर बयान पर ढाका से कड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीजा बढ़ा चुकी है और साफ उन्होंने कर दिया है कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच जब शेख हसीना ने आवामी लीग को कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित किया और यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की, तो यूनुस सरकार को मिर्ची अचानक लग गई। अंतरिम सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री यानी नाहिद इस्लाम ने तो भारत को गीदड़ भभकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना नई दिल्ली में बैठकर किसी भी जरिए से यहां की राजनीति में शामिल होती हैं तो उसका जिम्मेदार भारत स्वयं होगा। भारत ने शेख हसीना को शरण दी और उसके पास इसकी कुछ वजह भी हैं।
हमने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कहा, जो एक कूटनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर शेख हसीना वहां से राजनीति करने की कोशिश करेंगी और वहां बैठकर राजनीतिक सभाओं को संबोधित करेंगी तो सबकी जिम्मेदार भारत सरकार ही होगी। देखिए, नाहिद इस्लाम चेतावनी दे रहे हैं, मगर सच्चाई यह है कि वो खुद आवामी लीग से डरे हुए हैं। कहा गया है कि अगर फरवरी या मार्च में कोई भी संभावित अराजकता होती है तो उसका जवाब देने के लिए हम सड़कों पर उतर जाएंगे, यानी उनको प्रतिरोध का डर सता रहा है। असल में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने भी एक बार वापसी का बिगुल फूंक दिया है और हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। खबर यह निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में दोनों पक्षों के टकराव की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है, और यह तनाव इसलिए बढ़ गया है क्योंकि चर्चा है कि शेख हसीना अपनी वापसी की कोशिशों में लग चुकी हैं। यही वजह है कि शेख हसीना भारत में बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़ने का एक प्रयास कर रही हैं, इमोशनल अपील कर रही हैं। बुधवार को उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में जो आंदोलन किया जा रहा है वो असल में उनकी हत्या के प्रयास का है। मोहम्मद यूनुस ने उन्हें और उनकी बहन को मारने की योजना बनाई। ईश्वर ने मुझे इन हमलों के बावजूद भी जिंदा रखा है, तो जरूर कुछ काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी बार मौत को कैसे मात देती। उनके बयानों से बांग्लादेश सरकार को मिर्ची लग रही है। बांग्लादेश ने भारत में शेख हसीना द्वारा दिए गए बयानों पर भारत से विरोध दर्ज कराया और भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध पत्र में बांग्लादेश ने इस मामले में गंभीर आपत्ति भी जताई है। हालांकि शेख हसीना मामले में भारत ने पूरी गंभीरता दिखाते हुए बांग्लादेश पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इस बीच बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। एक दिन पहले बांग्लादेश की तरफ से आए लोगों और बीएसएफ में झड़प भी हुई थी। हालात देखते हुए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई। जवान पूरी तरीके से सतर्क हैं। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश बुनने से बाज नहीं आता। पीओके में लश्कर और जैश के आतंकवादियों की मीटिंग का वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए गए। पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और इसी दिन पीओके में आतंकियों की जमात जुटी। चिंता की बात देखिए इसमें यह है कि इसमें हमास के लीडर और आतंकी भी शामिल हुए। चर्चा है कि हमास जैश और लश्कर को समर्थन दे सकता है। पीओके में चल रही एक्टिविटी को देखते हुए भारत पूरी तरीके से सतर्क मोड में है। दिल्ली में कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री ने लगातार 2 दिन हाई लेवल मीटिंग की और आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय किया। ये तस्वीरें सरहद पार की हैं और ये चेहरे पाकिस्तान की रहनुमाई में पलने वाले आतंक की पहचान है। इसमें जैश के आतंकी हैं, लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द हैं और दोनों आतंकी गुटों के साथ हमास के आतंकी भी मंच पर मौजूद हैं। यानी अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का कनेक्शन गाजा के हमास से हो रहा है। पीओके में आतंकियों का जलसा 4 दिन पहले यानी 2 फरवरी को हुआ। 5 फरवरी के दिन यानी कश्मीर डे पर आतंकी संगठनों ने पीओके में मार्च निकाला और इस तरह अपना वजूद साबित करने की कोशिश की। ऐसी तंजीम जो इस्लाम की भी खिलाफ है और जो जिहाद के भी खिलाफ है। अलग अलग गुटों के नेताओं ने ऊंची आवाज में दहशत का ऐलान तो किया, लेकिन सही मायनों में उनके सीने की बौखलाहट ही सुनाई देती रही। उनकी आवाज में भारत के सियासी नेतृत्व और भारतीय सेना का डर साफ नजर आ रहा था।
4 बेटे शहीद करवाए, 5वां मैदान में उतारा, वो जेल में चला गया, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। बीते कुछ सालों में जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, उसका असर भी इस जलसे में दिखाई दिया। पाक में बैठकर ऑपरेट करने वाले आतंकियों को इस बात का डर है कि कहीं उन पर भी जानलेवा हमला न हो, इसलिए एकजुटता दिखाने के साथ साथ खुद को मजबूत दिखाने की भी नाकाम कोशिश की गई। पीओके में हो रही ऐसी तमाम हलचल पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर है और इसकी पूरी रिपोर्ट है। आतंकियों के मंसूबे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, मगर जो बात हैरान करने वाली है वो ये कि गाजा में तबाह होने के बावजूद हमास उधरने का नाम नहीं ले रहा। पीओके में हुई बैठक में हमास के कमांडर्स ने शिरकत की। जैश और लश्कर के आतंकियों ने जलसे में शामिल हमास के लीडरों का जबरदस्त स्वागत किया। घोड़े और बाइक पर बैठे आतंकियों के बीच में उनके काफिले की एंट्री हुई। सूत्रों के मुताबिक पीओके और जम्मू कश्मीर में कमजोर हो चुके जैश और लश्कर अब हमास की मदद से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमास के कई आतंकियों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम कश्मीर एकजुटता और हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रखा गया। अल अक्सा फ्लड हमास का ऑपरेशन था, जिसके तहत उसने इजराइल पर हमला किया था। सूत्रों के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आतंकियों की कोशिश कश्मीर की तुलना गाजा से करने की हो सकती है। पीओके में बैठे आतंकी शायद हमास और गाजा के नाम पर अपने संगठन में नए लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर में अब कदम जमाना उनके लिए नामुमकिन है। कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बल ने दहशतगर्दी पर शिकंजा कस दिया है। घाटी में अब आतंक और आतंकियों की खैर नहीं। एक और जहां पीओके में आतंकियों की मीटिंग चल रही थी, तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर 2 दिन में 2 हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में शून्य घुसपैठ यानी जीरो इन्फिल्ट्रेशन के लक्ष्य के तहत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना होना चाहिए। कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री के बैठक में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उप राज्यपाल भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।